अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टेम इंस्टीट्यूट। आज हमारी क्लास होगी पार्ट 3 ऑफ द फिज़िक्स डिफ़िकल्ट P1 MCQs। Watch part 1, part 2 on YouTube, the STEM Institute. To get PDF of part 1 and part 2 and of the part 3, message me on WhatsApp, number is mentioned, or DM me on Instagram, the STEM Institute. No dot, nothing else. And also PDF are free. Now come to the questions. This is October-November 2022 पेपर 11। अब हम ऐसे करेंगे कि a mass of 2 kg is suspended from the lower end of a light spring. A second mass of 0.10 kg this is suspended from the first mass by a thread. The arrangement is allowed to come into static equilibrium and then the thread is cut. इक्विलिब्रियम में जब वो आ गया उसके बाद थ्रेड कट कर दिया गया। इमीडिएटली आफ्टर द थ्रेड इज कट व्हाट इज़ अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ, जाहिर सी बात है ये भी ऊपर की तरफ खींचेगी, तो इसकी जिस एक्सेलरेशन से वो खींचेगी उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है हमने। अब आप पहले तो इसकी एक्सेलरेशन में इसकी कैसे निकालेंगे, समीशन एफ यानी कि एफ नेट इज इक्वल टू नेट फोर्सेस इज इक्वल टू एम ए हमें चाहिए। समीशन एफ क्या होगा, टेंशन इन्वॉल्व होगी और वेट इन्वॉल्व होगा। पहले तो हम निकाल लेते हैं टेंशन क्या होगी, वेट इज इक्वल टू टेंशन होगा। जाहिर सी बात है जब ये इसका इन दोनों का वेट मिला के और ये टेंशन इक्वल होगी तो वेट क्या है हमारा वेट है इसका दोनों को मिला के 0.3 हो गया ना, मतलब 0.12 प्लस 0.1 इंटू 9.81 इज इक्वल टू टेंशन। ठीक है, तो टेंशन हमारे पास आ रही है, रुके मैं कैलकुलेट करूँ, 0.3 इंटू 9.81, टेंशन आ रही है 2.943। अब जब उसने रस्सा काट दिया, रोप काट दी, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि टेंशन उसकी सेम रहेगी, क्योंकि जो स्प्रिंग है उसकी टेंशन तो सेम होगी, जाहिर सी बात है। तो अब उसी टेंशन के साथ, जिस टेंशन के साथ वो खींचा था उसी टेंशन के साथ वो अपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, तो वो अब अपवर्ड इज इक्वल अपवर्ड फोर्सेस माइनस डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू एम ए कर देता हूँ। अब अपवर्ड हमारी फोर्स क्या है, टेंशन, और डाउनवर्ड फोर्स क्या है, वेट। अब ये हम कब कर रहे हैं, जब वो कट हो चुकी है, कट होने के बाद हमने ये लगाया है। अब जब कट हो चुकी है तो अपवर्ड तो सेम ही है, क्योंकि वो सेम ही टेंशन के साथ अपवर्ड एक्सेलरेट करेगी, और डाउनवर्ड हमारी क्या रहेगी 0.2 इंटू 9.81 इज इक्वल टू 0.2 ए, ये होगी हमारी। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ 0.2 इंटू 9.81, 2.943 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 0.2, तो इसकी एक्सेलरेशन आ रही है 4.905, जो कि इधर ये वाला बनता है। अब अ बॉक्स इन द शेप ऑफ क्यूब दिस फॉल फ्रॉम अ शिप से गिर गया था इनटू द सी, द बॉक्स लैंड विद अ लोअर सरफेस, उसके लोअर सरफेस के साथ लैंड किया, यानी कि बॉक्स ऐसे लैंड नहीं हुआ, समंदर में जाते हुए ऐसे लैंड नहीं हुआ, उसका लोअर फेस टच किया है, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से लैंड किया है उसने। द बॉक्स बिगेन टू सिंक, अब वो सिंक होना शुरू हो गया, बिकम टोटली सबमर्ज एंड देन सिंक डीपर इनटू द सी, फिर वो डीप जाके नीचे जाने लग गया, जैसे ये है। एज द बॉक्स सिंक्स इट लोअर फेस इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द सी, उसका लोअर जो है वो हमेशा, यानी कि वो थोड़ा सा भी टिल्टेड नहीं होगा, मतलब ये मेरे ये देखिए ऐसे समझ लें कि ये बिल्कुल ऐसे होगा, ये इसका थोड़ा सा भी, इसका ज़रा सा बराबर भी ऐसे नहीं होगा। अगर ज़रा सा ऐसे होगा ना तो फिर इसकी जो अपथर्ड फोर्स है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने लग जाएंगी। क्यों, क्योंकि इधर से फोर्स लगेगा, ये नीचे करेगा इसको, फिर ये यूँ हो जाएगा, फिर ये बॉक्स यूँ ही होने लग जाएगा ना, ऐसे 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 जाके पानी के अंदर जाके ऐसे ऐसे गहराइयों में जाने लग जाएगा।
इस वजह से इसको उसने कहा है कि हमने एज्यूम करना है कि वो पैरेलल के साथ वो एंटर किया है उसने। विच ग्राफ इज़ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ अपथर्स्ट। हाँ, अपथर्स्ट है एक्टिंग ऑन द बॉक्स विद द डेप्थ ऑफ इट्स लोअर फेस बिलो द सरफेस ऑफ द सी। अब अपथर्स्ट आपने क्या पढ़ा था? अपथर्स्ट हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे वो बॉक्स नीचे जाएगा अपथर्स्ट बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली। जब उसका जो ऊपर वाला सरफेस है अपवर्ड, जो अपर सरफेस है फेस, जब पानी में जाके सिंक हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद वो जितना भी नीचे जाए पड़ा उसकी अपथर्स्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। पहले बढ़ेगी फिर कांस्टेंट रहेगी, और बढ़ेगी भी अगर उसका वॉल्यूम सेम है, उसका सब कुछ सेम है, क्यूब है, क्योंकि अब देखो क्यूब है, क्यूब में सब कुछ सेम होता है क्योंकि क्यूब रेगुलर शेप है। वॉल्यूम इसका सेम है तो इसका मतलब, क्योंकि अपथर्स्ट का फार्मूला में वॉल्यूम सेम होता है, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम सेम है तो सारी चीज़ें ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करता जाएगा। तो अपथर्स्ट ये है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है, ये तो करता जा रहा है। हालांकि डेप्थ जब उसकी पूरी सरफेस उसने कवर कर लिया है तो फिर बाद में यूँ होना चाहिए था, तो ये गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो कह रहा है कि अपथर्स्ट ही सेम है, यानी कि जैसे उसने टच किया, फॉर एग्जांपल वो 10 है और वो जब तक डूब गया वो तब तक भी 10 होगी। इसकी बात ये है, ये जा रहा है कांस्टेंट और फिर ये सही है, ये तो गलत है क्योंकि इसमें इरेगुलर है या फिर, ठीक है। अब अ लेंथ ऑफ अ वायर आर एस हैज़ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एट द एंड आर ऑफ वायर द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, दिस इज ए। एट एंड एस ऑफ द वायर दिस इज a by 2. चार्ज क्यू टेक टाइम t टू पास थ्रू एंड आर ऑफ वायर। इधर से चार्ज गया और उसने टाइम t लगाया टू पास एंड आर ऑफ द वायर। देयर इज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। अब उसने ये दे दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कांस्टेंट है। Q इज इक्वल टू आई टी पढ़ा है ना आपने। अब इसमें एरिया जो है वो तो इन्वॉल्व नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि उसने चार्ज पूछा है, ये में उसने कांस्टेंट बता दिया है। इसमें एरिया कब इन्वॉल्व होता है? आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए, जब रेजिस्टेंस में आ रहा हो। ये रेजिस्टेंस का तो नहीं पूछ रहा, ये चार्ज का पूछ रहा है। तो इसमें एरिया इसने हमें सिर्फ यानी कि हमारा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए रखा है, हालांकि एरिया का कोई भी किरदार नहीं है इसके अंदर, तो एरिया को आप इग्नोर कर दीजिए अभी। अब इसमें क्या होगा कि U क्योंकि उसने कहा है कि कांस्टेंट है, आई करंट कांस्टेंट है, तो यानी कि Q बाय T होगा, तो ये कांस्टेंट है। जाहिर सी बात है, जब जितना Q बाय T में जितना चेंज आएगा वो कांस्टेंट होगा, जब दूसरे एरिया के थ्रू पास करेगा तब जितना चेंज आएगा। अब Q बाय T में जब इसने Q बाय T बाय 4 का किया है, अब आप देख सकते हैं जब उसने चार्ज होता है, चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब जितना चार्ज पहले है उतना चार्ज बाद में रहेगा। करंट सेम था तो हम इसके लिख सकते हैं कि Q एट S इज इक्वल टू चार्ज, क्योंकि कांस्टेंट है तो हम ये लिख सकते हैं कि Q एट S इज इक्वल टू आई टी। आई एट S क्या होगा? आई एट S होगा Q बाय T, क्योंकि वो R से Q बाय T के साथ आ रहा है, और S पे T कितना है? T बाय 4, तो T से कैंसिल कर जाएगा, तो Q एट S पे क्या होगा? Q बाय 4, ये इसका आंसर होगा। लेट मी चेक। हाँ जी, इसका आंसर सही है। आपको ये समझ आ गया होगा कि Q S इज इक्वल टू आई एस ओवर टी। आई एस
ये आई एस हो या आई आर हो, उसने हमें यहाँ पे बता दिया है कि आई कांस्टेंट है। आई कांस्टेंट है तो मतलब आई आर इज इक्वल टू आई एस, तो जितना आई एस पे होगा उतना आई आर पे है। अब आई आर क्या था, क्यू टी, ओ क्यू बाई टी होगा आई आर, तो हमने उसको इधर सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब अक्टूबर नवंबर 2022 का पेपर 12 का वेरिएंट आ गए हैं। तो गुड्स ट्रेन की जो गुड्स ट्रेन होती है ना, जो चीज़ें उठा के जा रही होती है जिसमें पैसेंजर्स नहीं होते, passes through a station at steady speed, this u इसका this है 10। एन एक्सप्रेस ट्रेन जो जिसमें लोग पैसेंजर्स होते हैं, इस एट रेस्ट एट स्टेशन, यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी। द एक्सप्रेस ट्रेन लीव द स्टेशन विद a यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी ये एक्सेलरेशन उसकी हमेशा सेम ही है 0.5, किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की। जस्ट एज गुड्स ट्रेन गोज पास्ट, ठीक है, बोथ ट्रेन मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑन द स्ट्रेट पैरेलल ट्रैक्स। अब आप इसकी विजुअलाइजेशन देख लें कि ये एक ट्रेन है, इग्नोर माय डायग्राम, ये दूसरी ट्रेन है। वो कह रहा है कि ये पैरेलल ट्रैक में है, साथ साथ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये लाहौर है, उन्होंने मंजिल जानी है इस्लामाबाद, तो ये सेम रूट है, सेम रेलवे ट्रैक है, लेकिन इनकी स्पीड और चीज़ों में फ़र्क है। और वो हमें वो कह रहा है एट विच टाइम टी डज द एक्सप्रेस ट्रेन ओवरटेक द गुड ट्रेन। फॉर एग्जांपल, अब एक्सप्रेस ट्रेन किधर थी, एक्सप्रेस ट्रेन हो गई इधर, जब वो इधर थी तो ये वाली ट्रेन निकली, ये एक्सप्रेस है, और ये कौन सी है, ये गुड्स है, और ये एक्सप्रेस ट्रेन है। जब वो इधर थी ना तब ये स्टार्ट हुई, जाहिर सी बात है जब ये स्टार्ट होगी वो कह रहा है कि किस टाइम पर उसकी स्पीड, फॉर एग्जांपल वही मिले हैं यहाँ पर वो मिले हैं, तो इनका डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस जाहिर सी बात है लाहौर से कवर किया है तो यहाँ तक डिस्टेंस तो सेम हुआ। तो वो पूछ रहा है कि इसको इधर से इधर तक जाने में टाइम कितना लगा है। ये स्लो होगी फिर, मेरे ख्याल से स्लो होगी तो वो, और ये फास्ट होगी उसके मुकाबले में, डोपलर इफेक्ट, ये फास्ट होगी जिसकी वजह से उसने उसको ओवरटेक किया होगा। तो पहली तो बात है कि जितना एक्सप्रेस ने डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट, उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया है गुड्स वाली ट्रेन ने। अब एस ई निकाल लेते हैं, एस ई क्या होगा, वो जो एस इज इक्वल टू यू टी वाला फार्मूला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें एक्सप्रेस वाली ट्रेन के अंदर उसने कहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन है और रेस्ट से निकली है, तो मतलब 0t हो गया प्लस हाफ 0.5 टी स्क्वायर हो गया, तो मतलब एस ई तो फर्दर हो गया, एस ई हो गया 0t तो 0 हो गया, और 1/2 इंटू 0.5 हो जाएगा 0.25 टी स्क्वायर, तो ये एस ई हो गया। अब हम करेंगे एस जी को। एस जी क्या होगा हमारा, यू टी पे उसने हमें कहा है कि स्टेडी स्पीड, जब स्टेडी स्पीड है वी माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, मतलब वी में चेंज ही नहीं आ रहा, यानी कि वो चेंज आ रहा है और वो कांस्टेंट चेंज है, यानी कि 10 - 10 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 है स्पीड, और 1/2 इंटू 0t स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एस जी क्या होगा हमारा 10t। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 10t इज इक्वल टू 0.25 टी स्क्वायर। हम इसको अब t को t से कैंसिल कर देते हैं। हमें कब t से कैंसिल करने की लॉ होते हैं, क्योंकि t इज़ नॉट इज इक्वल टू 0,
जब हमें ये पता होगा कि ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो हम उस चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम t को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लेते हैं और 10 डिवाइड बाई 0.25 इज इक्वल टू टी होता है, और वो 10 डिवाइड बाई 0.25 मेरे ख्याल से 40 होना चाहिए। 10 डिवाइड बाई 0.25 40 सेकेंड होते हैं। इसका आंसर सही है 40 सेकेंड। ठीक है, ये लंबा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था। इसमें एस ई और एस जी को इक्वल पुट कर देना है। अ वायर इज एक्सटेंडेड बाय द डिफरेंट फोर्सेस। अब ये ना जो ये क्वेश्चन है ये एक ही सेम ही साल है, लेकिन उसका ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये उसी का ही क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप समझेंगे कि इधर मैंने क्यों नहीं लिखा हुआ। ये सेम ही एयर है लेकिन उनके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अ वायर इज एक्सटेंडेड बाय डिफरेंट फोर्सेस, द वायर ओबेज हुक्स लॉ। A graph is plotted to show variation of quantity y with a quantity x, quantity y और quantity x, यानी कि इधर कोई f इज इक्वल टू के एक्स होगा या फिर 1 ओवर की एक और फार्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का था जो ई पी था इज इक्वल टू 1/2, उसका क्या फार्मूला था 1/2 के एक्स स्क्वायर था। हाँ जी, के एक्स स्क्वायर, हाँ के एक्स स्क्वायर था। अब इन्हीं दो फार्मूला में जाहिर सी बात है हुक ला तो इन्हीं को ओबे कर रहा होता है, इन्हीं को ओबे कर रहा होता है ना हुक ला, तो इसी में ही कोई फार्मूला होगा। ठीक है, ये जो ये फार्मूला ये इसके साथ ड्राइव हुआ है। तो अब ये आप देख लेते हैं, व्हाट कुड एक्स रिप्रेजेंट। एक्स पे हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और वाई पे हो एक्सटेंशन, यानी कि ई पी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी कि ये एक्स पे है और ये है 1/2, मतलब ये एक्स और वाई वाला ग्राफ बन रहा है और ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर वाला ग्राफ आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर वाले ग्राफ ऐसे होते हैं, क्योंकि स्माइली फेस होता है ना, तो उसका कुछ पार्ट ऐसे होता है, पहले पार्ट ऐसे होता है, बाद में ऐसे हो रहा होता है, अगर वो नेगेटिव का हो तो ऐसे हो रहा होता है। तो मतलब ये वाला इसका ये पहला ही सही था। फिर भी दूसरों को चेक कर लेते हैं, क्या पता वो भी सही निकल रहे हैं। एक्सटेंशन इज इक्वल, ये तो सीधा वो वाला है, एफ इज इक्वल टू के एक्स, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, जो आप पढ़ रहे होते हैं ऐसे होता है। हम एफ को रखते हैं इधर और एक्स को रखते हैं इधर, तो ये इधर भी ये हुआ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एफ इज इक्वल टू के एक्स हमने पढ़ा हुआ है, इसका ग्राफ हमने पढ़ा हुआ है, इसका भी पढ़ा हुआ है, और ये इसका यही ही फॉलो करेगा, तो ए ही होगा। फिर भी हम दूसरों को चेक करें ताकि आपकी वो क्लियर हो जाए। तो फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ भी ऐसे बनेगा, अगर एक्स को इधर रखते हैं और फोर्स को इधर रखते हैं तो ग्राफ ऐसे बनेगा। और जब हम इसको फॉलो करेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। जब हम इसको फॉलो करेंगे तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा। मैंने आपको कहा था ना ऐसे, ये ऐसे होगा, ऐसे होता है ना। तो पहले स्टार्टिंग पार्ट यूँ होता है और हमारा ये आया है, तो ये नहीं है, ये है। ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अ मेटल वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस आर। अब उसकी रेजिस्टेंस आर है, ये तो उसने हमें दे दिया। The wire is stretched so that its diameter is decreased to 94%। अब आप इसमें ये देखें कि 94% पर जब उसने डिक्रीज़ किया है उसका, तो मतलब R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L/A, और जो A है, ए की फार्मूला क्या होता है, πd²/4, πd² होता है ना उसका फार्मूला। तो मतलब ए है इस d² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब उसने कहा द वॉल्यूम वायर इज आर अनचेंज।
अच्छा, हम एल भी तो क्योंकि चेंज कर सकता है, इस वजह से रेजिस्टिविटी एक मेटल की सेम होती है, वो तो हमें पता है। एल को हमने हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि एल चेंज कर सकता है। वो उसने में नहीं कहा कि एल अनचेंज है, लेकिन हम एज्यूम तो यही ही करेंगे कि एल चेंज कर सकता है। इसकी वजह से हम v इज इक्वल टू ए एल वाला फार्मूला लगाएंगे और हम v को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और l को हटाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि l और v कांस्टेंट है। तो v डिवाइडेड बाय a इंटू ए हो जाएगा, तो मतलब r इज इक्वल टू रो v बाय ए स्क्वायर। ठीक है, मैं ज़रा इसको चेंज कर लूँ, ऐसे जगह नहीं है। अब ये तो पता चल गया r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि a का स्क्वायर जब है तो a स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? d स्क्वायर के। जब वो d स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो मतलब r इज़ इक्वल टू 1/d का स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर था ना, इस वजह से हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो r डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है d के 4 के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, r2/r1 इज इक्वल टू d1/d2 का 4, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से हमने इसका इधर रखा है और इसका इधर रखा है। अब उसने क्या कहा है कि 0.94% का चेंज आया है, तो मतलब वो 0.94% का डिक्रीज आया है। ठीक है, तो हम इसमें लगा लेंगे r2/r, ओरिजिनल r है, और ये है 0.94 का पावर 4। नहीं, बल्कि वो ओरिजिनल 1 था और डिवाइडेड बाय 0.94 होगा, क्योंकि r d2 में चेंज आया ना, d1 तो सही था। ठीक है, तो d1 में अगर ये 1 डिवाइड बाय 0.94 की पावर 4 करेंगे तो ये आता है, इसको r को उधर भेज देंगे, r2 हमारा आता है 1.28 r। तो ये हमारा आंसर ये आता है, इसका ऑप्शन बनेगा ये वाला। ठीक है, मैं देखता हूँ ये सही है कि नहीं। ये सही ही है। इसके और कितने क्वेश्चन रहते हैं? बस इतने ही रहते हैं, मतलब इसका पार्ट 4 भी बनाऊंगा मैं एक और। अब a ball is thrown vertically horizontally with a speed this। अब उसने कहा है कि बॉल उसने फेंकी है हॉरिजॉन्टली 10 की स्पीड से आफ्टर द ग्राउंड। व्हाट इज़ द बॉल ऑफ द स्पीड, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बॉल। अच्छा, स्पीड क्या होती है? एक तो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। जो उसका रिजल्टेंट होता है वो स्पीड होती है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एट बिफोर इट हिट द ग्राउंड, इस जगह पे 10 तो ये होगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा ये हमें पता नहीं है, वी वाई हमें नहीं पता। जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो हमारी स्पीड आएगी। तो हम यूँ करते हैं कि हम इसका ये वी वाई निकाल लेते हैं, जो फाइनल वी वाई था, वी वाई होगा। तो इसका इनिशियल वी वाई कितना होगा? इनिशियली जब उसने कहा दिया है कि स्पीड ही 0 है, यानी कि रिजल्टेंट ही इसी तरफ है, तो वो तो वी वाई तो 0 हो गया। जाहिर सी बात है, उसकी तरफ कोई एक्ट ही नहीं कर रहा, तो वी वाई 0 हो गया। ठीक है, तो फिर इनिशियली हमारा वी वाई हो जाएगा 0। इनिशियल वी वाई इज 0। फिर अब हम क्या करेंगे, जब वी वाई 0 है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लेंगे, क्योंकि a उसमें सेम रहेगा और वो है 9.81, क्योंकि ए रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 9.81, टी दिया हुआ है हमें उसने, हाँ 3। अब हम ये देख लेते हैं कि ये इसकी वी वाई जो था वो कितना है। वी वाई हमारे पास आ जाएगा 9.81 इंटू 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 29.43। हमारे पास ये आ गई
29.43। अब हम क्या करते हैं, हमने इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ये 10 है। हम इसका क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू वी स्क्वायर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का रिजल्टेंट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 29.43 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 31.08, जो कि होता है 31.1। तो ये हमारे पास ये आंसर आएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट एन एंगल हॉरिजॉन्टल अबव हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक एंगल से लॉन्च किया गया है, थीटा, फॉर एग्जाम्पल, थ्रू एयर। अ प्रोजेक्टाइल रीच इट मैक्सिमम हाइट एट पॉइंट एक्स। मैक्सिमम हाइट है, एज्यूमिंग दैट नो अपथ्रस्ट एक्ट ऑन प्रोजेक्टाइल। अब ये बात उसने सही कर दी, हमें बता दी कि अपथ्रस्ट में कोई, क्योंकि अपथ्रस्ट एक तो लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है, सॉलिड में तो जाहिर सी बात नहीं होगा। अब वो क्या कह रहा है हमसे, विच डायग्राम शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द डायग्राम। अब ये डिफ़िकल्ट इस वजह से है, बच्चों ने एग्जामिनर रिपोर्ट ज़रा मुझे पढ़ने दें। बच्चों ने क्या किया था, बच्चों ने ये कर दिया था, जो कि ये गलत था। ये गलत इस वजह से था, बच्चों ने उन्होंने समझा था कि ये फोर्स उस तरफ लग रही है, वेट उन्होंने सही डिटरमिन कर लिया होगा, लेकिन जाहिर सी बात है नंबर 1 है तो फिर वो काट दिया। हालांकि वो जो ये फोर्स थी, उन्होंने समझा ये इधर जा रहा है ना, जाहिर सी बात है बॉल जा तो इधर दिया, लेकिन उसका वर्टिकल भी कंपोनेंट है, उसका वेट की वजह से वो नीचे भी आएगी, लेकिन जा उस तरफ रही है। बच्चों ने कहा है तो फोर्स भी उस तरफ लग रही होगी, हालांकि वो फोर्स उस तरफ जो लग रही होती है वो नहीं होती, वो एयर रेजिस्टेंस होती है जो कि इस तरफ लग रही होती है। तो एयर रेजिस्टेंस लग रही थी, उसने ये तो नहीं कहा कि कहीं पे कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल था। तो हमारा आंसर ये होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वेट तो इसने डिटरमिन नहीं किया। और ये तो इस वजह से नहीं होगा, ये कह रहा है कि ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये वेट है। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स तब होती है जब वो किसी जगह पे रखी होती है, वो वेट और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट चाहिए होता है हमें। ये तो हवा में है, हवा में तो कोई कॉन्टैक्ट होता ही नहीं है। तो इसका सुइटेबल आंसर सिर्फ यही था। सुइटेबल क्या, इसका मतलब करेक्ट आंसर ही यही था। सुइटेबल क्या मतलब, आंसर इसका यही था। अब आगे वाले क्वेश्चन जो है वो मैं पार्ट 4 में करवाता हूँ।